हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आरकेडवे में। दोस्तों, हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इतिहास। तो आज का हमारा इतिहास का पहला चैप्टर है। इतिहास का परिचय हम समझेंगे। इसमें इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, मानव सभ्यता का जो काल था वो कौन कौन से काल को कौन कौन सा नाम दिया गया, ठीक है। तो इतिहास हम पहले समझेंगे इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास में दो शब्द होते हैं, इतिहास और हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। इतिहास में दो शब्द होते हैं, इतिहास और हिस्ट्री। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, क्या होता है, ये निश्चय, ये है निश्चय, निश्चय था, ये है निश्चय था। और हिस्ट्री, हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक या यूनानी। हिस्ट्री एक ग्रीक या यूनानी शब्द है। इसका मतलब होता है बूनना, ठीक है। इतिहास का जो परिभाषा है उससे इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। अगर इसको गहन से अध्ययन करोगे तभी मतलब निकलेगा। इतिहास ये निश्चयता, यानी कि जो अतीत में जो काल घटनाएं होती है उनका कालक्रम में जो घटनाएं घटित होती है, यानी कि उन घटनाओं के बारे में कहा गया है कि यह अतीत की जो घटनाएं वो निश्चित थी। हिस्ट्री जो ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, उसका अर्थ होता है बुनना, ठीक है। तो हम समझे पहले इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है, इतिहास वह चीज़ होती है कि प्राचीन समय में जो घटनाएं होती है उनका कालक्रम में व्यवस्थित रूप से अध्ययन, यानी कि जो प्राचीन में जो घटनाएं होती है उनका व्यवस्थित रूप से या कालक्रम अनुसार अध्ययन करने को ही इतिहास कहा जाता है, ठीक है। इतिहास की परिचय हो गया। इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इतिहास का जनक कहा जाता है, वैज्ञानिक थे ग्रीक या यूनानी, जो भारत आए थे उनका नाम था हेरोडोट्स, ठीक है दोस्तों। यहीं से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, या इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है, या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोट्स एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व मानचित्र पे पूरी दुनिया का मानचित्र पेश करने की कोशिश की, और उन्होंने सर्वप्रथम यामोत्तर रेखा को पृथ्वी के मानचित्र पर खींचने की कोशिश की, ठीक है। तो हम समझेंगे इतिहास यानी कि कौन कौन से काल को कौन कौन से नाम दिया गया है। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। मैंने कहा था ना, इतिहास वह चीज़ है जो घटनाओं का व्यवस्थित रूप से कालक्रम के अनुसार अध्ययन, यानी कि जो घटनाओं के जो तिथियां हैं या उसी के अनुसार उनको व्यवस्थित रूप से ढंग से ही अध्ययन करने को ही इतिहास कहा जाता है, ठीक है। इसमें इतिहास 3 भागों में बांट दिया गया है इतिहास को, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है। हम समझेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जहां मानव सभ्यता क्या होती है, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व। मानव सभ्यता का विकास कब होता है, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व। और होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव है, होमोसेपियंस उसका लगभग उत्पत्ति कब होती है, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों। यानी कि मानव सभ्यता ने 10 लाख ईसा पूर्व, 10 लाख वर्ष पहले ही पृथ्वी पे विकसित हो गई थी मानव सभ्यता। और जो आधुनिक मानव है, या इसको ज्ञानी मानव कहते हैं, या इसको होमोसेपियंस कहते हैं, उसकी जो उत्पत्ति का काल है वो लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। तो हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल वह समय होता है जब मानव सभ्यता ने इतना ही विकास की, मतलब अपनी सभ्यता को विकसित करने के लिए कुछ भी विकसित नहीं किया था। यानी कि उस समय के इतिहास में हमारे को ना तो लिखावट के कुछ सामान मिलते हैं, लिखावट ना भाषा, यानी कि दोनों ही उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल वह समय होता है जो उस समय के साक्ष्य ना तो लिखावट के रूप में और ना ही भाषा के रूप में हमारे सामने है। इसका जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि इस समय का अनुमान कैसे लगाया गया, वो अनुमान लगाया गया जैसे कहीं से मान लो खोदी गई पत्थर की मूर्ति मिल गई हो, या फिर यूँ कहीं से भी मान लो ईंट मिल गई हो, या कहीं भी, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो पुराने स्रोत हैं या अवशेष हैं उन्हीं के अनुसार इस कालक्रम की
गणना की जाती है। इसकी अवधि क्या होती है? इसकी अवधि होती है अज्ञात काल से। अज्ञात काल से इसकी जो अवधि होती है वो होती है अज्ञात काल से, या इसको कहते हैं 5 लाख। इसका अनुमान लगा लिया गया है लगभग, वैसे तो अज्ञात काल कहा जाता है अनंत, लेकिन 5 लाख ईसा पूर्व से लगभग कितनी 2500 ईसा पूर्व। अब बात तिथि की आ चुकी है ईसा पूर्व की जो अवधि है। अज्ञात काल भी एग्जाम में आ सकता है, या फिर ये 5 लाख ईसा पूर्व वर्ष भी से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच में जो अवधि है उसको क्या नाम दे दिया गया है? प्रागैतिहासिक काल था। अज्ञात काल से लेके 2500 ईसा पूर्व, या योग है 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व। अब क्या होता है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल को जो मानव सभ्यता विकास करती जाती थी वो करती गई उसी के नाम से, जैसे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की जो अवधि थी अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल की जो अवधि थी वो अज्ञात काल से लेके 8000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, बात आती है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता है? 8000 से लेके 4000 ईसा पूर्व। इसकी जो अवधि थी मध्य पाषाण काल की वो थी 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। अब बात आती है नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल मानव सभ्यता में एक विकसित काल था। उस समय नवपाषाण कालियों में आगे जो चैप्टर आएंगे इतिहास के, उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से काल में कौन कौन से आविष्कार किए मनुष्य ने। तो हम इसको सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता का नाम दिया गया वो नवपाषाण काल, क्योंकि शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता नवपाषाण काल में हुई थी। तो इसका जो समय था वो था 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व को समझे आप, 2500 ईस्वी नहीं कर देना, 2500 ईसा पूर्व। क्लियर दोस्तों। अब बात आती है आद्यैतिहासिक काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हमारे के पास कोई भी ना लिखित ना कोई साक्ष्य, इसका कुछ भी नहीं है। लिखावट यानी कि उस टाइम पे ना तो लिखने की भाषा ना बोलने की भाषा कुछ भी उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, बात आती है आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल की जो अवधि होती है वो होती है 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि अभी तक ईसा पूर्व की ही बात हो रही है। इस काल को आद्यैतिहासिक काल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ऐतिहासिक काल से पहले का और प्रागैतिहासिक काल के बीच का समय होता है, यानी कि ऐतिहासिक काल से पहले का समय, आधा इतिहास। इसको आधा इतिहास इसलिए कहा जाता है, आद्य यानी पुराना इतिहास इसलिए कहा जाता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि इस समय मानव सभ्यता ने या मनुष्य ने लिखावट की जो वो थी लिपि विकसित कर ली थी, यानी कि लिखना, यानी कि भाषा, लिपि व लिखावट, तीनों चीज विकसित कर ली थी। मानव सभ्यता ने भाषा, लिपि और लिखावट तीनों चीज विकसित कर ली थी, लेकिन ये जो भाषा वो आज भी हमारे द्वारा पढ़ी नहीं गई है, यानी कि आधे ऐतिहासिक काल की व्यवस्था है। क्योंकि उस समय में जो मानव सभ्यता की जो लिखावट की भाषा थी वो मिली है, लेकिन वो भाषा अभी भी समझ से परे है, यानी पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है दोस्तों, आद्यैतिहासिक काल की व्यवस्था है कि उस समय हमारे पास उपलब्ध उसकी जो भाषा है, लिपि है, उसके द्वारा लिखे गए जो स्तंभ लेख हैं, लेकिन वो भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। क्लियर। ये सभ्यता थी 2500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। इसको क्या होता है, 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली जो सभ्यता थी उसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो काल अवधि क्या होती है वो होती है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो थी 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व।
ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं, उसका जो कालक्रम था वो था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब बात आती है वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता कितने समय में होती है? वैदिक सभ्यता होती है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये कितनी होती है वैदिक सभ्यता? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। ठीक है, बारीकी से अगले चैप्टर में प्रत्येक इसका चैप्टर आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसमें हर चीज़ को डीपली पढ़ेंगे हम। उसमें मोटे मोटे समझा रहा हूँ ताकि आने वाले जो इतिहास के चैप्टर हैं वो आपको इन शब्दों से संबंधित कोई भी समस्या पैदा ना हो और ये शब्द आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब वैदिक सभ्यताओं को 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व की अवधि है, उसको दो भागों में बांट दिया गया है। इसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला होता है ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल की जो अवधि होती है वो होती है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। इसको ऋग्वेद की परिभाषा इसलिए दे दिया गया है क्योंकि इस समय ऋग्वेद काल ऋग्वेद की स्थापना माना जाता है और इसी को ही ऋग्वेद काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है वो है 1000 से ईसा पूर्व से, क्योंकि इतिहास वही है जो क्रमवाई क्रम अध्ययन करें उसको। इतिहास यानी कि क्रमवाई मानव सभ्यता से विकास से लेके आज के वर्तमान समय के जो क्रमबद्ध अध्ययन है उसी को ही इतिहास कहा जाता है। यानी कि अब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दो सभ्यता थी। कौन में? आदित्यसिक काल में। और वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह समय होता है जो इसके प्रॉपर हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, इसकी लिखावट की भाषा है, वो हमारे पास जो मौजूद ग्रंथ हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत हैं इसके धर्म ग्रंथ, और यात्रा विवरण, विदेशी स्रोत। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जो इतिहास में एक एक चीज़ लिखी गई है, कौन से काल में कौन सी घटना होती है, तारीख वाइज सब कुछ पूरा का पूरा विवरण है और उस भाषा को हम समझ भी सकते हैं। इतिहास काल की जो ये अवधि कहलाती है वो है 600 ईसा पूर्व से लेके 1964 तक। जो ऐतिहासिक काल की अवधि कहलाती है वो 600 ईसा पूर्व से लेके 1964 तक। ठीक है दोस्तों, इसकी अवधि कितनी होती है? 600 ईस्वी पूर्व से लेके 1964 तक। ठीक है, ऐतिहासिक काल की जो पृष्ठभूमि है या ऐतिहासिक काल का जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से लेके 1964 तक। अब ये अवधि को हम कितने भागों में व्यक्त कर दिया गया? 3 भागों में, 1, 2 और 3, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का जो अवधि है वो कितनी होती है? 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी, या ईसा पूर्व नहीं है, या ईस्वी है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका समय है 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी। अब प्राचीन भारत में कौन कौन से हैं हम अभी हल्का फुल्का बता देते हैं आपको, बाकी अगले चैप्टर में। आप इतिहास तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे चैप्टर बनेंगे इसमें जैसे पहले होता है महाजनपद। ठीक है, फिर आता है मगध, फिर आता है मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर आता है गुप्त काल और हर्षवर्धन काल। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट किस में आते हैं? प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत की जो अवधि है वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, अब मध्यकालीन भारत की जो अवधि होती है वो 712
ईस्वी से, अभी ईसा पूर्व खत्म हो जाता है, यानी 1 ईस्वी से ही ईसा पूर्व खत्म हो जाता है, अब आएगी ईस्वी से लेके 1707 तक। मध्यकालीन भारत में 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, इसमें वो सारा समय काल है, मुगल कालीन इतिहास, राजपूतन कालीन इतिहास, चोल चेल पांडे, जितना भी इतिहास है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। यानी कि इसको 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक दिया गया। इसमें मुगल काल, सल्तनत काल, राजपूत काल का जो इतिहास, सारा सब कुछ इसमें पढ़ा जाएगा। क्लियर। अब बात आती है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास की जो अवधि है वो 1707 ईस्वी से 1964 तक। ठीक है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की जो घटना है वो आपको बता देता हूँ, अगले जो चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आती है यूरोपियन कंपनी का आगमन। ठीक है, यूरोपियन कंपनी का आगमन, मुगल काल का पतन, मुगल काल का पतन, और फिर अंग्रेजों का भारत पर शासन। ठीक है दोस्तों, इस इतिहास एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने जो आज इस वीडियो का मकसद ये है, क्योंकि जो इतिहास के जो हम समझेंगे कौन से खंड से कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम इतिहास में कौन सी जगह का अध्ययन कर रहे हैं, हम इतिहास का जो आज का चैप्टर, मान लो कोई किसी दिन चैप्टर लाएंगे तो वो चैप्टर कौन सी जगह का है, तो उसी को समझने के लिए जो आज का चैप्टर जरूरी था, इतिहास को समझने के लिए, इतिहास की जो कालावधि थी, कौन से समय को किस नाम से, संज्ञा से पुकारा जाता है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो यहीं से करेंगे, पूरा पाषाण काल से। आने वाला जो चैप्टर होगा पूरा पाषाण काल, इतिहास का जो चैप्टर शुरू से स्टार्ट करेंगे पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण, नवपाषाण, उसके बाद आएंगे हम आदि ऐतिहासिक काल में इसका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, एक एक चीज़ क्रमवाई पढ़ेंगे ताकि आपको भी असुविधा नहीं हो, और मतलब क्रमवाई चैप्टर पढ़ने से ही अच्छी समझ में आता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।